Hi guys, this is Sumit. I welcome you all again to the Rank Secure IS Academy. I think कुछ टेक्निकल ग्लिच था, रियली अपोलोजाइज, थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई होप नाउ द थिंग्स आर बेटर. अगर जो लाइव लर्नर जुड़ चुके हैं, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, सो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्म कीजिए इफ़ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू. ऑल्सो शेयर दिस लिंक विथ योर रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल एंड आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दो ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए. Am I audible and visible? So, जैसे कल का क्लास आपने देखा था. Am I audible and visible? Yeah, hi, Navdeep and here's Kritika. There was some technical issue, but now it's okay. Yes, Anju, very good evening. Please, yes, Komal, good evening. Good evening to all of you. कल एक 20 मिनट्स का सेशन हुआ, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है आगे वो नहीं हो पाया था. उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आज की क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ. चैप्टर 1 ही चल रहा है. आज चैप्टर 1 हम फिनिश करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2. तो एक क्विकली रिवाइज में कर लेता हूँ पिछले प्रीवियस क्लास का. जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि कनेक्टेड इकोनॉमी ये कॉन्सेप्ट क्या है. देखो, आगे जाके रमेश सिंह में हमको ये कई सारे टॉपिक सीखने हैं. हमें एलपीजी के बारे में, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, हमने फर्स्ट क्लास में कैपिटलिज्म, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये सारे बेसिक पॉइंट्स देखे थे. इवन कल के क्लास में हम वो सारी आइडियोलॉजीज और बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद जीडीपी और नेशनल इनकम क्या है वो देखने वाले हैं. तो जब आपकी ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगी, तब आप को रिलेट कर पाओगे कि कनेक्टेड इकोनॉमी कैसे होती है, क्या इम्पैक्ट होता है. कल मैंने आपको ये भी बताया था कि एक वायरस ने बाकी दुनिया के जितने भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है. स्पेसिफिकली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसे कंट्री जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है. तो किस तरीके से ये कनेक्टेड इकोनॉमीज और ये जो फैक्टर्स है इनका इम्पैक्ट इकोनॉमीज के ऊपर होता है. बाद में डाउनवर्ड जा रही है हमारी इकोनॉमी, जीडीपी के बारे में हमने डिस्कस किया था. उसके बाद ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद हम डिस्कस कर रहे थे कल व्हाट इज़ नेशनल इनकम. तो ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में हम आ ही गए थे. मैंने कल की क्लास में आपको जीडीपी के ऊपर एक्सप्लेन किया था. सो गाइज, कैन वी हैव अ क्विक रिवीजन? कोई बताएगा मुझे जीडीपी क्या है? देखो, मैं जानता हूँ कि रमेश सिंह ये जो बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले पायल मैम ने आपका श्रीराम आईएएस का जो है एक सीरीज लिया था, उसमें उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स आपके अच्छे से कवर किए थे. सो उसमें एक वैल्यू एडिशन मैं करूँगा, लेकिन ये वैल्यू एडिशन केवल मेरे इनिशियली कुछ जो 2-3 चैप्टर्स होंगे उनमें होगा. बाद में प्योरली रमेश सिंह का ये कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव कोर्स होने वाला है. सो कैन वी हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ यस्टरडेज 20 मिनट्स शॉर्ट क्लास? देखो, क्लास 1 घंटे की ही होगी, लेकिन अभी जो है फिलहाल हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. रिवीजन के बाद विल बिगिन द नेक्स्ट स्लाइड. तो व्हाट इज जीडीपी? कल मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया था. देखो, आप कमेंट करते हो, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 10 to 15 सेकेंड. जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ आप तक वो 10 से 15 सेकेंड बाद पहुँचता है. आज थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, लेकिन आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी. मेरी आवाज़ क्लियरली आप तक पहुँचेगी. हाँ, शायद विजिबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, स्लाइड आपको अच्छे से दिखाई देगी, लेकिन मैं आपको सही से दिखाई दे रहा हूँ या नहीं वो थोड़ा सा एक बार आप एडजस्ट कर लेना. आई होप ऑल थिंग्स आर गुड. All the goods and service produced in a country within one fiscal year, or rather we can say within one financial year. Absolutely right, कृतिका. तो एक फाइनेंशियल ईयर इंडिया का क्या होता है वो भी कल आपने बताया था. और हमारे बाउंड्री के भीतर जो प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो होता है आपका जीडीपी. जीडीपी में हमने इसको डिकोड भी किया था. ग्रॉस माने टोटल, इकोनॉमिक्स में ग्रॉस को कहते हैं टोटल. डोमेस्टिक माने क्या? डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज माने विद इन बाउंड्री, जैसा आपने कहा अभी. एंड प्रोडक्ट मीन्स गुड एंड सर्विसेज. उसके बाद ग्रोथ रेट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी कंट्री का प्रीवियस ईयर में अगर उसका जीडीपी होगा 100 रुपीज़ और इस साल उसका जीडीपी है 107 रुपये, तो 7 रुपये की बढ़ोतरी को अगर आप कंसिडर करोगे तो आप कहोगे कि ₹7 हायर देन लास्ट ईयर मीन्स ग्रोथ रेट हो गया आपका 7%. तो इस अनुसार जो है ग्रोथ रेट को डिफाइन किया जाता है.
उसके बाद ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी क्या है ये उससे पता चलती है। और मैंने कल की क्लास में आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये जीडीपी के फिगर मैनिपुलेटिव हो सकते हैं या फिर वो आपको ट्रू पिक्चर ना दिखाए। इज इट पॉसिबल? एम आई टॉकिंग राइट? कि जो जीडीपी के फिगर से हो सकता है कि वो करेक्ट ना हो, आपको ग्रोथ रेट सही से वो डिफाइन करके ना दे, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ये 107 रुपए इस साल का जीडीपी है और ये 107 रुपए का जीडीपी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक साल में प्रोड्यूस की गई जितने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर। तो देखो, सपोज मैंने कल आपको बताया था कि 50 गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया और उसकी अमाउंट होती है 107 रुपए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर कीजिए। सो अगर नेक्स्ट ईयर यही जीडीपी हो गया आपका 207 रुपए, तो क्या आप ये कहोगे कि ग्रोथ रेट जो है वो उतना बढ़ गया है? क्या इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है? क्या आप ऐसा कंसिडर करोगे? देखो, ये फिगर से तो आप इनिशियल आपका ऑब्जर्वेशन यही होगा कि यस देयर इज अ ग्रोथ, बट हो सकता है कि प्रोडक्शन फिर 50 चीज़ों का ही हुआ हो। देखो, अगर 250 के लिए 107 है तो 200 के लिए फिर शायद से आपके 80 से 90 तो भी प्रोड्यूस किए जाने चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज आइडियली। और अगर वो 80 से 90 या फिर 100 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उतना जीडीपी का फिगर बढ़ रहा है, देन यू कैन से देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन केवल 50 ही है और जीडीपी है आपका 207, तो इसमें क्या फिर आप आइडेंटिफाई करोगे? आपका कंक्लूजन क्या होगा कि ये 50 गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अगर 207 जीडीपी है, इसका मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया था कल का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। गाइस, देयर इज अ वन मोर थिंग, लेट मी क्लैरिफाई एट द वेरी इनिशियल स्टेज अभी इस क्लास के। देखो, आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स ये इंटरलिंकिंग है। दूसरी बात कि ये क्लासेस 20-30 मिनट्स के मैं नहीं लेने वाला हूँ। ऑफ कोर्स आप भी अच्छे से ग्रास्प करो, ऐसा ही ये क्लास का स्ट्रक्चर होगा। एंड द थर्ड थिंग, अगर इन केस बीच में क्लास कहीं इंटरप्ट होती है किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो प्लीज आप पेशेंटली 4 से 5 मिनट तक वेट कीजिए यहीं पे। फिर भी अगर रीस्टार्ट नहीं हो रहा है क्लास, सो विद इन 2 आवर्स ये कंप्लीट क्लास आपको फिर से चैनल पे मिल जाएंगी। आई होप आप सभी ने रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है। अगर ये इमीडिएटली मैं रिस्टार्ट कर रहा हूं तो आप उस चैनल पे मेरे मैसेज का इंतजार करना। विद इन 5 मिनट्स आई विल पोस्ट मैसेज ऑन टेलीग्राम चैनल और फिर से हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास। देखो, कई बार होता है, यही फर्क होता है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। जो इंटरनेट का स्पीड डेवलप्ड कंट्रीज में मिलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस डेवलप्ड कंट्रीज में मिलता है, उससे थोड़ा कम ही आपको डेवलपिंग कंट्री में मिलेगा। और हम इंडिया में अभी फिलहाल है डेवलपिंग कंट्री में है, तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसके कारण अगर इंटरप्ट होता है क्लास, पेशेंटली प्लीज वेट कीजिए फॉर मैक्सिमम 5 मिनट्स। इधर आई विल रीस्टार्ट द क्लास इमीडिएटली, या फिर उसी लाइव लिंक को मैं कंटिन्यू करूंगा, या फिर अगर नहीं हो पाया तो सेम डे मैं कंप्लीट क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा और जिसका लिंक मैं चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो नाउ ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एनडीपी के ऊपर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। कल के क्लास का आपको कुछ याद आ रहा है? कल के क्लास को लेके कुछ क्वेरीज है? और कल के क्लास में जब ये इंटरप्ट हुआ था उस दरमियान कृतिका आपने पूछा था कि डेप्रिसिएशन में वियर एंड टियर वो भी कंसिडर होगा क्या? सो ऑफ कोर्स वियर एंड टियर इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि देखो, हर किसी भी सेवा या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट उठा लो, एक वक्त के चलते उसका डेप्रिसिएशन होते रहता है। अगर आपने आज एक नई कार खरीदी तो 5 साल बाद उसका डेप्रिसिएशन होके आज जो उस कार की वैल्यू है, क्या वही वैल्यू आपको 5 साल बाद मिलेगी? नहीं मिलेगी, आपको काफी कम दाम में उसको रीसेल करना पड़ेगा। तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट, और हर एक कंट्री के इकोनॉमी का अपना एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड करने का तरीका होता है। देखो, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की बात करोगे, घरों की बात करोगे, तो डेप्रिसिएशन रेट को लगभग 1% रखा गया है।
इसलिए अगर आप 10 साल पुराना घर लेने जाओ तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो कम दाम में मिलेगा। फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी है कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, अगर 10 साल पहले अगर वो आउटकर्स था सिटी का, लेकिन आज अगर वो सिटी का प्राइम लोकेशन है, तो 10 साल के प्राइस से शायद 2 गुना ज़्यादा प्राइस आपको देनी पड़े। तो मिनिमम डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफाइन किया गया है। तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कल मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिया था कि देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 20% रखा गया है। मतलब अगर आप 2018 की कोई कार खरीदने जाते हो तो 2018 में अगर उस कार की प्राइस होगी 10 लाख रुपए, तो आपको 20% हर साल माइनस करके 2020 में उतने पैसे में वो कार खरीदनी चाहिए। तो अगर 10 लाख से आप 20% एवरी ईयर 20% आपको माइनस करने हैं, तो देखो पहले तो आप 10 लाख में से 20% माइनस हो गए 8 लाख, और 8 लाख के ऊपर 20%, तो वो अमाउंट कम हो जाता है। सो दिस इज हाउ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड। नाउ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, अभी यहां से आगे के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। आई नो ये सारे पॉइंट्स कल डिस्कस हुए थे, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करके आगे इसको इंटरलिंक करने वाला हूं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में होता है जीडीपी, जीडीपी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से आने वाला पैसा है वो। अभी बाहर से पैसा कैसे आता है, प्राइवेट रिमिटेंसेस हो गए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इंडियंस थे वो जॉब के लिए, गल्फ वॉर जब हुआ था 90s से पहले, वो गल्फ कंट्रीज में रहते थे। गल्फ कंट्रीज से काफी फॉरेन करेंसी जो है इंडिया में आता रहता था, तो इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता था, और साथ ही साथ ये जो हमारा जीएनपी का फिगर है वो भी बढ़ता था। जनरली एक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में जीएनपी को अगर आप देखोगे तो उसका डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट अलग है, जो जनरलाइज्ड इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जीएनपी कैलकुलेट करने का तरीका जनरलाइज्ड इकोनॉमिक्स में जो मेंशन है उससे अलग है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स को आप आपके सोसाइटी के, आपके कंट्री के इकोनॉमिकल सिचुएशन के अनुसार आप डिफाइन कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट है उसमें बदलाव ला सकते हो। पहले समझते हैं जीएनपी क्या है, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जीएनपी को अलग तरीके से क्यों कैलकुलेट किया जाता है। जीएनपी माने क्या, जीडीपी आपको समझ में आ गया, प्लस उसमें आपके आ गए बाहर से आने वाला पैसा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी ये पैसा कहां से आता है, प्राइवेट रिमिटेंसेस वो हो गए। इंडिया जो है वो टॉप पे है बाहर से आने वाले पैसे में। जब गल्फ कंट्रीज में हमारे इंडियंस थे तब भी आता था, गल्फ वॉर के बाद वो जो संख्या है थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी अभी हमारे सिटीजन्स जो है एनआरआई कई सारे, मतलब यूएसए की बात ले लीजिए, कितने सारे इंडियंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद बाहर से पैसा हमें कैसे मिलता है, अगर कोई भी कंट्री किसी को लोन देती है तो उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है उससे हमारे पास इनकम शुरू हो जाता है बाहर से। उसके बाद बाहर की कंट्रीज से आने वाला जो कुछ ग्रांट्स, हेल्प, फाइनेंशियल एड, वो भी एक बाहर से आने वाला एक अमाउंट हमारे फॉरेक्स रिजर्व में जमा होते रहता है। तो क्या इंडिया, चाइना या फिर यूएसए इतना अभी स्ट्रांग है कि वो फाइनेंशियल एड या फिर लोन बाकी के कंट्रीज को दे सकता है? आप कहोगे कि ऑफ कोर्स सर, हमने देखा है कि इंडिया ने बाकी के कंट्रीज को लोन दिया है, लेकिन द अमाउंट ऑफ लोन जो चाइना और यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज देते हैं उतना अमाउंट इंडिया नहीं दे सकता है। देखो, अगर यूएसए और चाइना ने बहुत बड़ा अमाउंट अगर लोन के तौर पे दे रखा है तो उतना इंटरेस्ट उनको मिलते रहेगा। इंडिया अभी इंटरनेशनल मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए स्टार्टेड गिविंग सर्टन लोन्स, सर्टन फाइनेंशियल ग्रांट्स टू अदर कंट्रीज, स्पेसिफिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अफ्रीका, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑलरेडी चाइना उसको टैप कर रहा है। तो इंडिया को बाद में ये बात समझ में आ गई कि जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अफ्रीकन रिसोर्सेज हमारे पास चाहिए ताकि हमारे इकोनॉमी के लिए वो एक ड्रिवन फोर्स हो जाए। तो इसके चलते इंडिया वहाँ पे जो लोन दे रहा है बाकी देशों को, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की संख्या उसमें ज़्यादा है। तो इसलिए वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इतने इमीडिएटली इंडिया को इंटरेस्ट रीपे नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया ने ग्रांट तो दे दिया लेकिन इंटरेस्ट टाइमली इंडिया को नहीं मिलेगा।
तो फॉरेन से आने वाला पैसा कंपैरेटिवली कम होगा। जनरलाइज्ड अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज के कॉन्सेप्ट में जीएनपी को कैलकुलेट करने जाऊं, दिस इज इंपॉर्टेंट विद द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। डेवलप्ड कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में जीएनपी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो होगा जीएनपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जीएनपी को कैलकुलेट करना है तो जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव में है इंडिया का। इंडिया ने जितने भी लोन्स लेके रखे हैं तो उस लोन का जो रीपेमेंट करना पड़ता है, जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, लोन के जो ईएमआई होते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो उसके चलते इंडिया का जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो निगेटिव में चला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गए सालाना $100, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, इतने नहीं आते, $100 सालाना अगर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन जो हमने बाहर से लोन लेके रखे हैं उसका रीपेमेंट, उसके ईएमआई, उसका इंटरेस्ट अगर वो देखें और उसका कैलकुलेशन होता है $150, तो इसका मतलब बाहर से $100 आने के बावजूद भी वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छे से हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ₹100 तो चले जाएंगे ऊपर के और ₹50 भी हमको देने पड़ेंगे। तो ये जो इंडिया का है वो निगेटिव में है, और इसी के लिए इंडिया में किस तरीके से कैलकुलेट होगा, जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक सब कुछ क्लियर है? इफ एवरीथिंग इज क्लियर आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और इसी के लिए दोस्तों जीडीपी को क्या कहते थे, जीडीपी को क्वांटिटेटिव एक मेथड है वो, लेकिन यहां पे क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। इट मींस ये कंट्री का इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी भी एक्सप्लेन करता है, दिखाता है, प्रोजेक्ट करता है। इज एवरीथिंग क्लियर सो फार? मैंने बताया था जीडीपी मैनिपुलेटिव हो सकता है, लेकिन जीएनपी जो है ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेथड है। इफ एवरीथिंग इज क्लियर सो फार आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। किसी को कुछ डाउट यहां तक? तो आगे जाके हम समझने वाले हैं एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट माने जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये एक उसका डेफिनेशन हो गया। क्लियर है यहां तक, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन? या फिर एनएनपी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। तो अभी अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एनएनपी का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन या जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन? नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो हमने जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट में क्या देखा था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको क्या करोगे, इसको यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडिया में इनकम फ्रॉम अब्रॉड निगेटिव में है। ये पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया, क्योंकि जो जनरल जीएनपी कैलकुलेट करने का इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है वो अलग है। इंडिया में ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड निगेटिव में होने के कारण हम उसको माइनस करते हैं, इसलिए हमारे लिए एप्लीकेबल फॉर्मूला होगा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। यू गॉट द पॉइंट? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये क्लियर हो गया आपको? अगर कुछ डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं, क्योंकि ये जो वीक है ये आने वाले और 3-4 सेशंस जो बेसिक्स के आपको अच्छे से समझ में आ गए, तो आने वाले 20 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से ग्रास्प आप कर पाओगे और उसके ऊपर आंसर्स भी आप लिख पाओगे। इज दैट क्लियर? If all clear, I'll move to the next part. Fine. So NNP divided by NNP समझ में आ गया। NNP माने देखो आपको GDP समझ में आ गया, आपको GNP समझ में आ गया। अभी NNP को कैलकुलेट करने के लिए GNP माइनस डेप्रिसिएशन, तो NNP से आप क्या निकाल सकते हो, NNP डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो उससे आपका निकलता है पर कैपिटा इनकम, मींस पर हेड पर ईयर हर एक इंसान की कमाई कितनी है।
यू गॉट द पॉइंट। सपोज अगर 1000 एनएनपी का फिगर है और पॉपुलेशन है 100, तो क्या किया जाएगा, एनएनपी को डिवाइड किया जाएगा टोटल पॉपुलेशन के साथ। गॉट इट। तो अगर आप 100 को डिवाइड कर दो 1000 से तो कितना आएगा अमाउंट, मैथमेटिक्स है ये, क्या आएगा, इफ आई डिवाइड 1000 एनएनपी विद द पॉपुलेशन ऑफ 100, तो वो जो होगा वो आपका पर कैपिटा इनकम होगा। लेकिन देखिए अगर पर कैपिटा इनकम ये जो है ये एक एवरेज है, तो फिर अंबानी का भी पर कैपिटा इनकम इस कैलकुलेशन के हिसाब से वही होगा जो किसी गरीब मजदूर का है। बट हालांकि ऐसा होता है क्या, नहीं, वो जो डिवाइड है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन एक कैलकुलेशन के लिए, कंट्री की ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए, कंट्री की प्रोग्रेस को समझने के लिए ये पर कैपिटा इनकम से हमें पता चल सकता है। तो ये पर कैपिटा इनकम मिस्टर अंबानी अदानी की बहुत अलग होगी, लेकिन उनका जो अमाउंट है, उनका जो इनकम है वो ऐड किया जाएगा और वो कंपेंसेट होके एक बड़ा फिगर आपको दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों पर कैपिटा इनकम ज्यादा, सो कैन यू से दैट इसका मतलब कि ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिकल या फिर कैलकुलेटिव फॉर्मेट में अगर आप सोचोगे तो आप कहोगे ऑफ कोर्स ग्रोथ तो है अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो। लेकिन सोशलिस्टिक अप्रोच से अगर आप सोचोगे, सोशल इकोनॉमिक्स के एंगल से अगर आप सोचोगे, तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो इकोनॉमिकल गैप है, रिफ्ट है, क्या वो बड़ी है या कम हुई है। अगर आप पुअर और रिच, ये जो रिफ्ट अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने से फायदा नहीं हो सकता है। अगर वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड विद द फ्यू नंबर ऑफ पीपल्स, तो इसके लिए इकोनॉमी की पॉलिसी बनाते वक्त पर कैपिटा इनकम पे फोकस के साथ साथ वो जो डिवाइडेशन होता है तो वो भी कम होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हायर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट मीन्स लोअर द रेट ऑफ पीसीआई। पीसीआई माने पर कैपिटा इनकम। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। कैसे कम हो सकता है अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा है? तो देखो जीएनपी से हम क्या कर रहे हैं, एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो देखिए अमाउंट कम हो जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट अगर माइनस हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एनएनपी निकालना है, जीएनपी है 100, मैं बात कर रहा हूं 2019-20 की, तो 19-20 में जो आपका एनएनपी मुझे कैलकुलेट करना है उसमें मेरा जीएनपी था 100 और डेप्रिसिएशन जो था वो था 20। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरा एनएनपी कितना आएगा फिर 80 रुपीज आएगा। गॉट इट। लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ गया, कई कारण उसके पीछे हो सकते हैं डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ने के लिए। फिर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने कहा था कि ऑटोमोबाइल में 20% का डेप्रिसिएशन है, लेकिन अभी अगर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आए कि इंडिया में वो 10,000 इलेक्ट्रिक स्टेशन इंस्टॉल करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल रहेंगे, फ्यूल कंजम्पशन की कोई बात वहां पे होगी नहीं, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के पीछे ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की डिमांड बढ़ने के कारण जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स है उसकी प्राइस अपने आप घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये डेप्रिसिएशन जो है वो 20% से हो सकता है 30 या 40% हो जाए, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा ना। क्यों 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद के आप कार से कहीं घूमो, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको कहीं ज़्यादा बेनिफिट दे रही है तो। सो इसका मतलब क्या होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था इन सारे यूनिट्स का, इससे एसोसिएटेड लेबर्स का, तो उनको नुकसान होगा। क्योंकि देखो जो डीजल पेट्रोल कार मेकिंग में है, दिस इज नॉट 100% श्योर कि वो लोग, उनके पास उतना स्किल होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए। जो स्किल चाहिए वो उनके पास होगी ही, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। तो क्या होगा कि ये 20% से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा 40%।
तो देखिए समझिए 19-20 में अगर मेरा जीएनपी था 100, अभी मैं क्या कर रहा हूँ 19-20 का एनएनपी निकाल रहा हूँ। तो मेरा जीएनपी अगर था 100 और मेरा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था 20 मेरा डिप्रिसिएशन का फिगर था, तो मेरा एनएनपी हो गया 80 रुपीज। लेकिन वही कोरोना और बाकी के फैक्टर्स को देखते हुए 2020-21 में अगर मेरा जीएनपी है 100 ही, कोरोना के कारण थोड़ा सा एक्ट ऑफ गॉड इकोनॉमी स्टक हो गया, और मेरा डिप्रिसिएशन अगर हो गया 40, तो मेरा एनएनपी कितना आएगा? तो फिर मेरा एनएनपी आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, शायद वो मेरे आपको दिखाई नहीं दिया होगा। 2020-21 में अगर जीएनपी है 100 और डेप्रिसिएशन जो 19-20 में था 20 यूनिट, वो हो गया आपका 40, तो आपका एनएनपी कितना हो जाएगा? 60 हो गया। तो अगर 60 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा या नहीं होगा? तो इस तरीके से अगर हायर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इट मींस लोअर द रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। यहां तक क्लियर हो गया आपको? चलो अभी अगला पॉइंट, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं बेस ईयर का। देखो अगर मैं कहूं कि आपकी पढ़ाई में प्रोग्रेस है, तो मैं आपकी पढ़ाई की प्रोग्रेस मुझे जानने के लिए कुछ ना कुछ तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट चाहिए होगा ना। ये स्टेटमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा आपका। आपकी पढ़ाई में प्रोग्रेस मैं कब समझ सकता हूं? जब आपको पिछले टेस्ट से अभी के करंट टेस्ट में मार्क्स अच्छे आए, या फिर आपने 4 महीने पहले जो मेंस के आंसर्स लिखे थे या फिर जो मेंस की टेस्ट दी थी, उससे आपने 4 महीने बाद अच्छे से आंसर लिख के आपने आंसर का स्ट्रक्चर, कंटेंट, लैंग्वेज उसमें काफ़ी सुधार है। तो मुझे उसके लिए आपकी ग्रोथ समझने के लिए 4 महीने पहले जब आपने फर्स्ट टाइम कुछ आंसर्स लिखे थे उसको मुझे बेस मानना पड़ेगा। वैसे ही इकोनॉमी का होता है कि हर 5 साल में ये रिवाइज होता है। 5 साल पुराना मतलब अभी 2015 को अगर आपने बेस ईयर माना, तो 2015 के कंपैरिजन में अभी 2020 में सिचुएशन क्या है, ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट के साथ साथ जो आपका जीडीपी है, जीडीपी का इशू क्या है वो आपको समझना जरूरी है। देयर इज अ टेक्निकल इशू बट आई रिक्वेस्ट आप प्लीज स्टे कीजिए, होल्ड फॉर अ व्हाइल, द क्लास विल रिस्टार्ट immediately, so no need to go anywhere. Am I audible and visible to you? I'm going to restart the class immediately. So, is it fine now? If I'm audible and visible, please एक बार आप कंफर्म कर दीजिए कमेंट करके। So there is a network issue. I'll just take a few minutes to check. Now it is reconnected. It is showing it got reconnected. And will begin. So doesn't matter, maybe you will get the recording of this class, but still you can comment your queries or question on your
कमेंट सेक्शन में जाके आप ये जो कुछ भी आपके डाउट्स होंगे तो आप उसको मुझे पूछ सकते हो। तो चलो, आपको एनएनपी समझ में आ गया, आपको एनएनपी उसके बाद डेप्रिसिएशन ये समझ में आ गया, और हम डिस्कस कर रहे थे बेस ईयर के बारे में। जब मैंने आपको कहा था कि अगर मुझे आपके पढ़ाई का परफॉर्मेंस जज करना है तो मुझे इसके लिए आपके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस या फिर आपने पिछले साल का आपका परफॉर्मेंस क्या था यूपीएससी के स्टडीज में, प्रिपरेशन में, वो मुझे समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी वैसा ही होता है कि देखो हर 5 साल बाद वो बेस ईयर बदलता है। तो अभी मुझे 2020 का ग्रोथ समझना है तो मुझे 2015 के कंपैरिजन में जानना होगा कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ है, एनएनपी क्या है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जीडीपी की मैं बात करता हूं तो जीडीपी का ग्रोथ उसमें आ गया, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, लोगों को कितना रोजगार मिला है, उसके बाद ये जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है उसको हमें समझना होता है। तो ये हो गया आपका बेस ईयर का कॉन्सेप्ट। तो ये बेस ईयर क्या अभी हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इंडिया ने ये बेस ईयर के कॉन्सेप्ट में बदलाव किया है बहुत बड़ा। तो वो बदलाव क्या है ये आगे जाके हम समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट क्या होता है। देखो, फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, अगर आपने आपकी अपनी खुद की कोई कंपनी है और आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की, कोई चीज़ बनाई आपने, तो उसको बनाने के लिए आपको जो कुछ खर्चा आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बनाई सैनिटाइजर की बॉटल, तो वो कंप्लीट बॉटल बनाने का अगर आपका खर्चा इंक्लूडिंग योर लेबर, ठीक है, आपका लेबर, उसको जो प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें मिला के, तो अगर वो था 40 रुपए, तो ये क्या हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट की 40 रुपए में आपने वो बनाई। लेकिन क्या आप जितने प्राइस में आपने उसको बनाए क्या उतने में ही आप बेचोगे? नहीं, आपको आपका प्रॉफिट भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या केवल आप 10 रुपए आपका प्रॉफिट ऐड करके इसको बेचोगे? ऐसा नहीं हो सकता है ना इकोनॉमिक्स में। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मार्केट के फैक्टर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने सैनिटाइजर की बॉटल बना ली, आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट आपको करनी पड़ेगी कि उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा क्वांटिटी आप पीपल्स को दे रहे हो, उसमें अल्कोहल परसेंटेज कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे आ गया, उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, और मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार उसका प्राइस जो है वो डिसाइड होते रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी से 6 महीने पहले अगर फैक्टर कॉस्ट सैनिटाइजर के बॉटल का 40 रुपीज़ था, तो मार्केट कॉस्ट उसका था कुछ तो 70 रुपीज़। लेकिन अभी डिमांड इतना बढ़ गया है तो उसके चलते फैक्टर कॉस्ट अगर 40 ही है तो अभी मार्केट प्राइस उसका बढ़ के 100-150 तक चला गया, क्योंकि डिमांड उसका बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी बात, डिमांड तो ज़्यादा था लेकिन उसका प्रोडक्शन करने के लिए जितने सफिशिएंट लोग चाहिए, लॉकडाउन के चलते वो लोग उतने अवेलेबल नहीं थे। तो इसके कारण इसका एक तो प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो प्रोडक्शन कम होने के कारण अल्टीमेटली सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज़्यादा थी और प्राइसेस बढ़ने लग गई। तो ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, आगे के चैप्टर्स में इसके ऊपर और विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। इंडिया जो है ऑफिशियली कैलकुलेट करता है उसका इनकम एट द फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और प्राइस ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कांस्टेंट एंड करंट होता है, और इन्फ्लेशन जो महंगाई जिसे हम बोलते हैं उसका इम्पैक्ट जो है प्राइस के ऊपर होते रहता है। इन्फ्लेशन के ऊपर आगे के चैप्टर्स में और हमारा डिस्कशन होने वाला है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में कि एग्जैक्टली इन्फ्लेशन होता क्या है। नाउ प्राइस हो गया, प्राइस के बाद हम देखेंगे कि रिवाइज्ड मेथड कौन सी है। अभी इंडिया में रिवाइज्ड मेथड क्या आई है जीडीपी को अगर कैलकुलेट करना है। देखो, हेडलाइन ग्रोथ रेट जो है अभी वो किस तरीके से मेजर किया जाएगा, इट विल नाउ बी मेजर्ड बाय जीडीपी एट मार्केट प्राइस व्हाइल विल बी हेंसफोर्थ रेफर्ड एज जीडीपी। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है उस पे उसको मेजर किया जाएगा। पहले कैसा होता था, पहले वो फैक्टर कॉस्ट पे उसको
मेजर किया जाता था एट कांस्टेंट प्राइसेस, लेकिन अभी क्या होगा, नाउ इट विल बी मेजर्ड बाय जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब ये एक चेंज जो है अभी एक मेथड में रिवाइज किया गया है। देन देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जीवीए, माने ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, देखो इकोनॉमिकल ग्रोथ एस्टिमेट अगर आपको करनी है तो उसके कुछ अपने मेथड्स होते हैं कि जैसे कि डिमांड साइड, सप्लाई साइड, इसको समझना जरूरी है। तो उसके अनुसार आपको पता चलता है कि कितने चीज़ों का प्रोडक्शन किया गया है, क्या वो प्रोडक्शन किया गई चीज़ें उनका सप्लाई सही तरीके से हुआ है, जितनी डिमांड थी हम अपने देश में, वेदर इट इज सर्विसेज और गुड्स, क्या उतनी डिमांड फुलफिल की गई है सप्लाई करके उतना। ऐसा कौन सा सेक्टर है कि जो वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाया, क्या हम वो डिमांड सप्लाई का बैलेंस अच्छे से मेंटेन रख पाए। अगर डिमांड सप्लाई का बैलेंस बिगड़ता है तो क्या आप देखोगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो जब भी गड़बड़ी होती है डिमांड सप्लाई के बैलेंस में तो ये इन्फ्लेशन का फैक्टर, महंगाई का फैक्टर आपको दिखाई देगा। तो ये वैल्यू एडेड बाय वेरियस इकोनॉमीज, ग्रॉस वैल्यू एडेड की मैं बात कर रहा हूं, तो किसे कहोगे, तो इकोनॉमी में वैल्यू एडेड करने वाले सेक्टर्स जैसे कि एग्री, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ये हो गए आपके इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करने वाले सेक्टर्स। तो अभी ये क्या करते हैं, इट कैप्चर्स इनकम जनरेटेड बाय इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो जीवीए में क्या होता है, जीवीए एग्जैक्टली कैप्चर करता है, सामने रखता है फिगर हमारे कि इनकम जनरेट कितना हुआ है हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स द्वारा। तो सेक्टर्स कौन से वो भी मैंने आपके बताए। और ये जो अपना जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वार्टरली ग्रोथ डेटा। आप क्वार्टरली ग्रोथ कितना हुआ है अगर आपको ये समझना है तो आपको जीवीए की मदद लेनी पड़ेगी। जीडीपी में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एक साल में कितना हुआ है प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन इन्फ्लेशन का फैक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था उस पर। लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या होगा कि क्वार्टरली अगर हमें देखना है कि भाई एग्री सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का ग्रोथ क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड द्वारा हमें चीजें अच्छे से पता चल सकती है। उसके बाद आखिरी के स्लाइड में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। एक है फिक्स्ड बेस टू चेन बेस मेथड। अभी ये क्या है फिक्स्ड बेस टू चेन बेस मेथड, देखो जैसे मैंने कहा कि बेस ईयर में, अभी ये बेस ईयर रिलेटेड है, बेस ईयर में अगर हर 5 साल बाद हम बेस ईयर बदल रहे थे मैंने कहा इसलिए क्योंकि अभी हमने उसको चेंज कर दिया है। तो क्यों हमें 2015 को कंसिडर करके 2020 का ग्रोथ एस्टिमेट करना है या फिर 20 का ग्रोथ हमें समझना है। बहुत उथल फुथल हो सकती है पिछले 5 सालों में, तो इसलिए अगर हमें एक्यूरेट फिगर चाहिए, अगर हमें सही तरीके से एस्टिमेशन चाहिए और हमें इकोनॉमिकल कंडीशन को समझना है हमारी कंट्री की, तो हमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे और उसी बदलाव का एक नाम है चेन बेस्ड मेथड। तो इस चेन बेस्ड मेथड में क्या होगा कि 5 साल पुराना बेस ईयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। एवरी ईयर क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जीडीपी। तो अगर मुझे 2021 का ग्रोथ रेट समझना है तो उसके लिए मुझे 2016 के बेस ईयर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस ईयर अभी मैं आपको नहीं पूछूंगा कि कब था, प्रीवियस बेस ईयर कौन सा था, क्योंकि हमने चेन बेस मेथड अभी अडॉप्ट किया है। तो इसके लिए 2021 का समझने के लिए ग्रोथ मुझे 2016 के बेस ईयर को समझने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा 2020 के साथ कंपैरिजन करूंगा, कैलकुलेट करूंगा जीडीपी को। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेन बेस्ड मेथड जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड फॉल्स ग्रोथ रेट, ये मैंने आपको कल के क्लास में भी बताया था। और जो कॉन्सेप्ट है कि जीडीपी का फिगर कितना बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इकोनॉमिकल ग्रोथ को डिफाइन नहीं कर सकते हो सकता है महंगाई के कारण वो फिगर बड़ा दिख रहा हो सकता है चीजों का प्रोडक्शन, सर्विसेज का प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ है, केवल महंगाई ज्यादा है इसके लिए
उसका जीडीपी का फिगर बढ़ गया, तो ये एक फॉल्स ग्रोथ रेट भी हो सकता है। एनएनपी का टॉपिक हमने देखा, जीएनपी हमने देखा, तो इसमें हमें चीजें और समझ में आती है अच्छे से कि वेयर आर इकोनॉमी इज मूविंग। और ये जो फिक्स बेस से हम चेन बेस में आए हैं, तो उससे हमें और चीजें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। सो गाइस, दिस इज सो फार अबाउट द चैप्टर 1 ऑफ द रमेश सिंह। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। कल हम शुरू करेंगे चैप्टर 2, नया चैप्टर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ टेक्निकल एरर सॉफ्टवेयर का हुआ था, इसलिए क्लास बीच में इंटरप्ट हुई। तो लेकिन ये रिकॉर्डिंग आपके सामने अभी सुन रहे हो आप, इसका लाइव वर्जन नहीं था। शुरुआत के आधे घंटे का तो लाइव हुआ था, लेकिन बाद में ये इंटरप्ट हुआ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल में आई विल बी देयर टू हेल्प यू। आपके जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, मैं वहां पे उसको सॉल्व करूंगा। कमेंट में आप बताइए क्या समझ में नहीं आया। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स और मेरे नेक्स्ट क्लास में उनको मैं क्लैरिफाई करके दूंगा। अगर आप में से किसी को अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, so use referral code rank10 and you will get 10% discount as well. So guys, we are done with the chapter 1 of रमेश सिंह। कल हम शुरू करेंगे chapter 2। so I hope you like the class। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके डाउट्स क्वेरीज हैं तो कमेंट करके मुझे पूछिए। आई विल clarify all your doubts and queries in my tomorrow's class. So thank you so much. Take care of yourself and keep studying. Good night.